नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर बुलेटिन का। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। दिल्ली में गुरुवार से घरेलू पीएनजी गैस की कीमत में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। घरेलू पीएनजी की कीमत में ₹1 प्रति एससीएम की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ नई कीमत ₹36.61 प्रति एससीएम हो गई है। इसके अलावा सीएनजी के दामों में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी महंगाई समेत पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर धरना दिया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने करीब 25 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। दरों में संशोधन के करीब 4.5 महीने बाद एक बार फिर लगातार दूसरे दिन पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बुधवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल उत्पादों की कीमत बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की है। रोष जताते हुए कार्यकर्ताओं के सर पर एलपीजी सिलेंडर रखकर उन्होंने विरोध जताया है। आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। दिल्ली में गुरुवार से घरेलू पीएनजी गैस की कीमत में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। घरेलू पीएनजी की कीमत में ₹1 प्रति एससीएम की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ नई कीमत ₹36.61 प्रति एससीएम हो गई है। इसके अलावा सीएनजी के दामों में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ती महंगाई समेत पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर धरना दिया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने करीब 25 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि दरों में संशोधन के करीब 4.5 महीने बाद एक बार फिर लगातार दूसरे दिन पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बुधवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह, जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, आम आदमी को किस तरह से मार पड़ी है? देखिए, अभी तक पेट्रोल और डीजल की मार तो आम आदमियों को पड़ी ही थी, क्योंकि अब इलेक्शन खत्म होने के बाद से अब वापस सेंटिमेंट ऐसे बदलते हुए जाते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर अब आम लोगों को महंगाई का और सामना करना पड़ेगा। और आज जिस तरीके से सीएनजी की और प्राइसेस बढ़ाई हैं, उसको भी काफी हद तक जो है वो लोग निगेटिव तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से लोगों को ये लगता है कि सरकार जो अब इस तरीके के डिसीजंस ले रही है वो अभी तक इलेक्शंस की वजह से उन्हें राहत थी। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात की जाए कि आगे कितने प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आम आदमियों को भी इससे निजात नहीं मिलेगा और आने वाले समय में कम से कम इसके दामों में 5 से 8 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कच्चा तेल इस समय अभी जो है वो $120 के पास है। और अगर $120 के पास और 15 से 20 दिनों तक यहाँ पर बना रहता है तो आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती। जी, रोज ऑफिस जाने वालों के जेब पर कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, अभी तो फिलहाल ₹1 के हिसाब से अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप इस रेशियो से निकालें तो कम से कम 200 से ₹250 तक का खर्चा आपका बढ़ सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हैं तो एक आम आदमी के लिए तो चाहे ₹1 हो या ₹10 हो, लेकिन ₹200 तक का एक एवरेज खर्चा जो हो यहाँ पर आम आदमी की जेब पर भारी पड़ सकता है 1 महीने में कम से कम।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में गुरुवार शाम 4 बजे से लोक भवन में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में योगी को विधिवत नेता चुना जाएगा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर बुधवार को जेपी नड्डा के घर में देर रात तक टीम योगी को आकर देने की पूरी पटकथा लिखी गई है। योगी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और बीएल संतोष के साथ विधायक दल की बैठक की और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों को लेकर देर रात तक विस्तार में मंथन किया गया। फिलहाल सबकी निगाहें 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण पर होने वाली हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह एक मेगा शो होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में गुरुवार शाम 4 बजे से लोक भवन में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में योगी को विधिवत नेता चुना जाएगा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो भी आज खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर बुधवार को जेपी नड्डा के घर में देर रात तक टीम योगी को आकार देने की पूरी पटकथा लिखी गई थी। योगी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और बीएल संतोष के साथ विधायक दल की बैठक की और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों को लेकर देर रात तक विस्तार से मंथन किया गया। फिलहाल सबकी निगाहें 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण पर टिकी हुई हैं। साथ ही साथ बताते चले कि योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह एक मेगा शो होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। गुलाम नबी आजाद अमूमन देश के सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। मौजूदा दौर की राजनीति को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उस वक्त के जो लीडर होते थे वो बिल्कुल भिन्न होते। आज मिलावट बहुत आ गई है राजनीति में। मैं हर पब्लिक मीटिंग में कहता हूं, कोई नई बात नहीं। बहुत कम लोग रहे हैं राजनीति में जो सेवा की भावना से आते हैं, बहुत कम। आज बहुत सारे राजनीतिक दलों में बहुत सारे राजनेता का अलग अलग लक्ष्य। किसी के पास सब कुछ है लेकिन पॉपुलैरिटी के लिए आता है, ताम झाम के लिए आता है। किसी के पास नहीं है तो पैसे बनाने के लिए आता है। तो हर किस्म के लोग आज राजनीति में। लेकिन उस जमाने में पैसे बनाने का कोई सवाल नहीं था, ताम झाम का कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करते थे। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, शास्त्री जी से लेकर नीचे, कि जिनके मरने के बाद उनके पास कोई पूंजी ही नहीं थी। मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, पूरे कपड़े भी नहीं थे। तो वो पीढ़ी खत्म हो गई। नई पीढ़ी आई और नई पीढ़ी में जहाँ कई अच्छाइयाँ आई, कई बुराइयाँ आई, जिससे समाज में बहुत सारी बीमारियाँ। ग्रेटर नोएडा बाइक बोट के नाम से फर्जी स्कीम चलाने वाले एक आरोपी की 1,82,00,000 रुपए की कोठी को नोएडा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्क कर लिया है, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मैसेज गर्वित इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन लोगों के द्वारा कंपनी बनाई गई और लाखों लोगों से कंपनी के नाम पर 62,500 रुपए की किश्त लेकर लोगों को रोजगार देने और हर महीने 10,000 रुपए निवेशकों को देने के नाम पर कई 100 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। साथ ही बाइक बोट कंपनी ने अभी तक करीब 1,75,000 निवेशकों से इस फर्जी स्कीम में निवेश कराया। कुछ समय तक कंपनी के द्वारा निवेशकों को समय पर पैसे मिलते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों की निवेश की गई पेमेंट के बदले
मिलने वाली पेमेंट मिलने बंद हो गई, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोगों ने कंपनी के गेट पर धरना प्रदर्शन और इसकी शिकायत पुलिस से की, जिस पर आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी संजय भाटी समेत अधिकांश सभी लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा बाइक बोट के नाम से फर्जी स्कीम चलाने वाले एक आरोपी की 1,82,00,000 रुपए की कोठी को नोएडा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्क कर लिया है, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मैसेज गर्वित इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन लोगों की ओर से कंपनी बनाई गई और लाखों लोगों से कंपनी के नाम पर 62,500 रुपए की किस्त लेकर लोगों को रोजगार देने और हर महीने 10,000 रुपए निवेशकों को देने के नाम पर कई सौ करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। साथ ही बाइक बोट कंपनी ने अभी तक करीब 1,75,000 निवेशकों से इस फर्जी स्कीम में निवेश कराया। कुछ समय तक कंपनी की ओर से निवेशकों को समय पर पैसे मिलते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों की निवेश की गई पेमेंट के बदले मिलने वाली पेमेंट मिलना बंद हो गई, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोगों ने कंपनी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और इसकी शिकायत पुलिस से की, जिस पर आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी संजय भाटी समेत अधिकांश सभी लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी में देर रात गोलियां चली, जहां एक कार सवार युवक पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 2 से 3 गोली शेखर राणा नाम के युवक को लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि शेखर राणा को कई गोलियां मारी गई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। साथ ही आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के रोहिणी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां रोहिणी में देर रात कुछ बदमाशों ने गोलियां चला दी, जहां एक कार सवार युवक पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 से 3 गोली शेखर राणा नाम के युवक को लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि शेखर राणा को कई गोलियां मारी गई थी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। साथ ही आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक इन दोनों बदमाशों ने नोएडा और गाजियाबाद की महिलाओं का रोड पर चलना दूभर किया हुआ था। ये लोग रेकी करके सुनसान इलाके में महिलाओं से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश इंदिरापुरम इलाके में मौजूद हैं। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई और दोनों बदमाशों को घायल कर दिया। बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है सर, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से मुठभेड़ हुई सर? देखिए, आज दिनांक इंदिरापुरम में थाना क्षेत्र में हिंडन बैराज के पास में 2 अपराधियों के साथ इंदिरापुरम पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधियों को चोटें आई हुई हैं, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। बेसिकली ये 16 तारीख को कनौनी क्षेत्र में इन लोगों ने चेन स्नैचिंग की थी, जिसमें हम लोगों को वीडियो फुटेज मिली थी। इस वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोगों ने अपराधियों को वसीम और सोयब, इनका नाम है, इनको चिन्हित कर लिया था। इनके पीछे हमारी टीमें लगी थी पकड़ने के लिए। आज सूचना मिली थी कि ये हिंडन बैराज की तरफ से निकलने वाले हैं, तो टीमें हमारी यहाँ पे लगी हुई थी। जैसे ही इनको रोकने का प्रयास किया गया, इन्होंने जान मारने की नीयत से हमारी टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इनको भी चोटें आई हुई हैं। इन पे ठीक ठाक इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। सोएब पे 16 मुकदमे हैं और वसीम पर 10 मुकदमे हैं। इनका मेन कार्य क्षेत्र इंदिरापुरम
थाना क्षेत्र, कौशाम्बी थाना क्षेत्र और नोएडा के एरिया में ये घटना करते रहते थे। अभी कुछ ही दिन पहले ये लोग जेल से भी छूट के आए। सर, इनका घटना करने का अंजाम किस तरीके से करते थे सर? ये मोटरसाइकिल से चलते थे और सुनसान जगह पर चेन तलाशते रहते थे। कोई भी तकरीबन 2 साल तक कोरोना को लेकर बनाए गए सख्त नियमों को हटाते हुए आम लोगों को राहत देने का फैसला किया गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने 2 साल बाद 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। देश में कोरोना के मामलों में कमी और स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को हटाने का फैसला किया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड-19 से जुड़े हर एहतियात का पालन किया जाए। अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो राज्य उसे रोकने के लिए कदम उठा सके। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने कोरोना कंटेनमेंट उपायों के लिए डीएम एक्ट लगाने का आदेश वापस लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की चिट्ठी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डीएम एक्ट के तहत जारी गाइडलाइंस हटाने को कहा गया है। आपको बता दें कि तकरीबन 2 साल तक कोरोना को लेकर बनाए गए सख्त नियमों को हटाते हुए आम लोगों को राहत देने का फैसला किया गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने 2 साल बाद 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। देश में कोरोना के मामलों में कमी और स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को हटाने का फैसला किया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड-19 से जुड़े हर एहतियात का पालन किया जाए। अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो राज्य उसे रोकने के लिए कदम उठा सके। देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों में कल के मुकाबले में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना 1938 नए मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना के कारण 66 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान 2542 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। देश भर में एक्टिव केस की संख्या 22,427 है। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी लगातार जारी है। देश भर में अब तक 181 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को आज 1 महीना हो गया है। आज ही के दिन 24 फरवरी को रूस की रेड आर्मी यूक्रेन में घुसी थी, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन को झुका नहीं पाया है। अब संयुक्त राष्ट्र परिषद में मिली हार ने भी रूस का मनोबल तोड़ दिया है। देर रात हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इसी बैठक में रूस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। रूस ने यूक्रेन में मानवीय मदद के लिए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन बिना इसकी वजह बताए, और इसी वजह से प्रस्ताव पर 15 में से 13 देशों ने वोट नहीं डाले। इन देशों में भारत का नाम भी शामिल था। प्रस्ताव के समर्थन से सिर्फ रूस और चीन ने वोट किया। संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रस्ताव पर वोट नहीं देकर भारत ने फिर साबित कर दिया कि हम यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ है, ना किसी के साथ है, ना किसी के खिलाफ है। इससे पहले भी पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के खिलाफ लगाए गए निंदा प्रस्ताव पर भी भारत ने यही रुख अपनाया था, जिसको लेकर कई नाटो देश सवाल उठा रहे थे।
आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 1 महीना पूरा हो चुका है। आज ही के दिन यानी 24 फरवरी को रूस की रेड आर्मी यूक्रेन में घुस गई थी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन को झुका नहीं पाया है। अब संयुक्त राष्ट्र परिषद में मिली हार ने भी रूस की कमर तोड़ दी है। देर रात हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इसी बैठक में रूस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। रूस ने यूक्रेन में मानवीय मदद के लिए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन बिना इसकी वजह बताए, और इसी वजह से प्रस्ताव पर 15 में से 13 देशों ने वोट नहीं डाले। इन देशों में भारत का नाम भी शामिल है, जिन्होंने रूस को वोट नहीं डाले। प्रस्ताव के समर्थन से सिर्फ रूस और चीन ने वोट किया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रस्ताव पर वोट नहीं देकर भारत ने फिर साबित कर दिया कि हम यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ हैं, ना किसी के साथ हैं, ना किसी के खिलाफ हैं। इससे पहले भी पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव पर भी भारत ने यही रुख अपनाया था, जिसको लेकर कई नाटो देश सवाल उठा रहे थे। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।